आज जो दलित के हाथ से आप पानी नहीं पीजिएगा लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा, दलित को खाना नहीं दीजिएगा लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हजारों समस्या खड़ा है इस देश में, हमारे लोग बीमार होकर मर रहा है लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल नहीं बनाइएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहा है, एजुकेशन उनको कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप सरकार रहकर अच्छा काम नहीं कीजिएगा और सरकार का खजाना जनता का पैसा बांट कर आप चुनाव जीत लीजिएगा। ये हिंदू राष्ट्र है? ये आप चुनाव आयोग को अपने जेब में ले लीजिएगा। चुनाव के बीच में आप लोगों को पैसा बांटिएगा, चुनाव आयोग चुपचाप मुंह देखते रह जाए, तमाशा देखते रहे। ये हिंदू राष्ट्र है? अब हमारे राज्य में ये हाल है, 4 किलो चावल के लिए लोग लाइन लगा रहा है, उसी को विकास मान रहा है। गरीब पिछड़ा के साथ शोषण करना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उनको शोषण करना है, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना है, उनको बर्बाद करना है, डराना है, धमकाना है। इस देश के जो व्यवस्था है उनको अपने जेब में रख लेना है। पिछले 3 साल में तो सबसे ज्यादा मेहनत प्रशांत किशोर जी ने किया, सबसे ज्यादा अगर पैसा कोई खर्चा किया है तो प्रशांत किशोर जी ने किया है, लेकिन रिजल्ट 0 हुआ। चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव के जो रणबांकुरे हैं उनसे हमारी बातचीत लगातार जारी है। और आज एक बड़े नेता हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। जी हाँ, सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हैं, मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी जी आए हुए हैं आज हमारे स्टूडियो में, और मुकेश सहनी जी से सवाल जवाब करने के लिए मुस्कान प्रत्यूष भी है यहाँ पर। मुस्कान, आप हैंड ओवर टू यू। कैसे हैं मुकेश जी? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। सुनने में आ रहा है कि महाराज आप ही चुनाव हरवाए हैं। शकील अहमद बोल रहे हैं कि आपको जब से डिप्टी सीएम हम लोग घोषित किए हैं तब से चुनाव हारने का हम लोग का ग्राफ नीचे हो गया है। ठीक है, काहे हरवा दिए? सब लोग अपना अपना आकलन करते हैं। अब उनको ये चीज समझ में आया होगा तो बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हम सब मिलकर हारे हैं। कारण तो एक नहीं, कई अनेक कारण है। ठीक है, कारण तो पूरे बिहार के लोगों को पता है कि कारण जो सबसे बड़ा कारण है कि 10,000 रुपये जो माता बहन के खाता में 1 करोड़ 45 लाख लोगों को देना, 78 लाख युवा को 5-5 हज़ार रुपये देना, तो ये भारी पड़ा। हम लोगों के पर भरोसा नहीं किया जनता, और उनके ऊपर जो प्रेजेंट लाभ मिला 10,000 और 2 लाख का उन्होंने वादा किया कि 2 लाख रुपया सरकार बनने के बाद देंगे, तो इस पे बड़े संख्या में लोग वोट उनको किया है। वोट तो हम लोगों को औकात से ज़्यादा वोट आया है। जो महागठबंधन के पास जो अपना कैपेसिटी है वोट का, उससे ज़्यादा वोट आया है, बहुत ज़्यादा, 38% वोट आया है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अगले के पास 46% वोट आ गया। नहीं तो जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में ऑलमोस्ट चुनाव जीत गया था, जो अभी मांझी जी का स्टेटमेंट सुन रहे या जैसे भी सुन रहे कि चुनाव उस समय में ज़बरदस्ती जीता गया, जबकि उस समय में मैं भी एनडीए का पार्ट था, और जिस हिसाब से नज़दीक आके और 3-4 सीट पे ही बढ़त बना के सरकार बना, तो कट टू कट लड़ाई था, सिर्फ महज 12,000 वोट का डिफरेंस था, जो उस समय में सबसे ज़्यादा, खास करके शिक्षक, सभी जाति धर्म के लोग एकदम वेब तेजस्वी के नाम पे सीएम बनाना है, समान काम समान वेतन, ये सब एजेंडा पे पूरा एक भरपूर वोटिंग हुआ, जो वोटिंग हुआ 37%, और उससे भी अधिक वोट इस बार हमको मिला। जबकि इस बार हमारा बहुत सारा वोटर जो महिला वोटर है, खास करके SC ST से जो वोटर है, वो वोट बिखर गया। उसके बाद MY में भी बड़े संख्या में टूट हुआ। अब मान रहे हैं कि MY टूटा है? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। MY जो हमारा वोट है वो तकरीबन 40 से 42 लाख वोट, 1 करोड़ 55 लाख का पोलिंग कैपेसिटी उनके पास है। ठीक है, 32% वोट है, 14% और 18% कर ले तो 32% वोट होता है। मुकेश सैनी कहा जाता है, मुकेश सैनी जी, कि MY जो है वो इंटैक्ट है, वो कभी भी पैसा का लोभ हो, योजना का लोभ हो, कोई भी लोभ हो, वो कहीं नहीं जाती है। MY को कौन तोड़ के ले गया? नहीं, एक परसेप्शन बना, जैसे जैसे एक हमने अभी शकील साहब ने कहा कि डिप्टी सीएम, तो ये बात सही है कि डिप्टी सीएम के रेस में मैं था, मेरा नाम घोषणा हुआ। उसी जगह हम लोगों ने निर्णय लिया कि और भी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन चुनाव के बाद नाम डिक्लेयर होगा, जिसमें कुछ हमारे जो खास करके हमारी रणनीति था, और वो रणनीति फ्लॉप हो गया, क्योंकि हमारे जो कुछ
जाति धर्म के लोग थे, वो उसके बीच में एक गलत तरीके से फैलाया गया कि देखो आपको कहीं पे जगह नहीं मिल रहा है, जबकि उनका जगह सुनिश्चित था। कौन बनेंगे ये नाम क्लियर नहीं था, कहा लेकिन जा रहा था कि मुस्लिम किसी मुस्लिम कैंडिडेट MIM सुप्रीमो ने एक नैरेटिव सेट किया कि देखिए मुस्लिम लोग 18% है, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, उधर ही बिछाएंगे। मुकेश सहनी देखिए इतना तो ये डिप्टी सीएम है, तो इस बात को MY जो खासकर मुस्लिम बिरादरी में जो भाई है वो उनकी बात सुना, जबकि क्लियर था कि हमारे इधर मुकेश सहनी के अलावा भी डिप्टी सीएम बनेंगे, और इस बात पे उनको भरोसा करना चाहिए हम लोगों पे, ठीक है। बनना डिप्टी सीएम क्लियर था, किसी अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम बनना कंफर्म था, बट कौन बनेंगे, किस पार्टी से बनेंगे, इस पे चर्चा होना था, ठीक है। दलित समाज से भी बनना था, लेकिन कब होंगे। आपको लगता है कि कोई अगर मुस्लिम भी आपके साथ डिप्टी सीएम अनाउंस हो जाता तो नतीजा कुछ और होता? नहीं, ये जो नुकसान हुआ है वो शायद नहीं होता, ठीक है। नाम अगर हम घोषणा कर देते तो जो चीज़ को लेके परसेप्शन बनाया गया और जिस परसेप्शन के कारण हमारा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि 260 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ा मैदान में महागठबंधन को छोड़कर, और 260 कैंडिडेट में तकरीबन 15 लाख वोट जो है ये उनको मिला निर्दलीय को, और प्लस 3 लाख 3.5 लाख वोट इधर से अलग तरीके से यादव समुदाय जो लड़े थे, वो NDA से 21 यादव लड़ा था, तो उनको 3.5 लाख वोट उनको तकरीबन गया, तो यानी कि 18 लाख वोट अल्पसंख्यक का ही बर्बाद हुआ। और टोटल मिला के हम लोगों ने जो किया 42 लाख वोट MY, जो हमारा वोटिंग जो है 1,55,00,000 का वोटिंग था, जो हम लोगों को 1,10,00,000 के आसपास में 12 लाख के आसपास में हमको वोटिंग हुआ MY का। बाकी वोट जो है वो NDA को कुछ गया और बाकी जो है वो बर्बाद हो गया। जैसे यादव भी 259 यादव निर्दलीय लड़ा, ठीक है। 259 अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो कोई 5,000 वोट लाया, कोई 4,000 वोट लाया, कोई 3,000 लाया, कोई 1,000 लाया, कोई 10,000 लाया, तो वो वोट है तकरीबन 8 लाख के आसपास, तो वो वोट बर्बाद हुआ, ठीक है। कुछ वोट जो है हमारे माता बहन के जो खासकर 10,000 में, तो वो वोट नीतीश जी को माता बहन ने उनको वोट दिया है, मुकेश सहनी वो जी 20% के आसपास दिया है। मुकेश सहनी जी जब आपके दोनों हाथ में 10% वोट यादव भी दे दिया है। हमारा सवाल आपके दोनों हाथ में लड्डू था, आपके पास NDA का भी चांस था और NDA में जाने का आपके पास ज्यादा ऑफर था कि भाई आपको मंत्री पद मिलता या कुछ तो बढ़िया राज्यसभा में एंट्री मिल जाता, काहे तेजस्वी के साथ आप लगे हुए थे, ये बताइए। हम राजनीति जो है ना अपने सहूलियत के लिए नहीं करते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, ना ही मंत्री बनने के लिए करते हैं। मंत्री तो हम थे ही, हमारा एक विचार है और विचार के साथ हम राजनीति करते हैं। हम बदलाव के लिए राजनीति करते हैं, जिसमें समाज में बदलाव हो। हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा, दलित को खाना नहीं दीजिएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हजारों समस्या खड़ा है इस देश में, हमारे लोग बीमार होकर मर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल नहीं बनाइएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहा है, एजुकेशन उनको कंप्लीट नहीं हो रहा है, रोड पे बवा रहा है और उनको नौकरी आप नहीं दे रहे, हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। आप सरकार रहकर अच्छा काम नहीं कीजिएगा और सरकार का खजाना जनता का पैसा बांटकर आप चुनाव जीत लीजिएगा, ये हिंदू राष्ट्र है? ये आप चुनाव आयोग को अपने जेब में ले लीजिएगा, चुनाव के बीच में आप लोगों को पैसा बांटिएगा, चुनाव आयोग चुपचाप मुंह देखते रह जाए, तमाशा देखते रहे, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? ऐसा कल्पना आप चाहते हैं? भाई अगर हम लोग भी अगर सरेंडर हो जाएंगे तो फिर देश में लड़ेगा कौन? क्या भगत सिंह अब फांसी पे इसलिए चढ़ गया? उनके पास भी तो ऑप्शन था, वो भी अंग्रेज के गोद में जाके बैठ जाता। तो आप तो सर एक बार NDA के साथ रहे हैं ना? रहे, जब रहे तब रहे, हम NDA को बढ़िया से समझ लिए हैं। NDA कभी किसी गरीब पिछड़ा दलित का हो ही नहीं सकता पार्टी, उनका अपना ही नहीं पेट भर रहा, वो दूसरे का क्या भरेंगे? आज सरकार बनाया, देखिए सरकार में लूट मचा के रखा है। जो उनके अपने वोटर है, कोर वोट जो उनका है, वो वोटर जो है लूट मरा के बैठा है। भले नाम के लिए किसी अति पिछड़ा, किसी दलित को, सबको मंत्री तो बना दिया, लेकिन उनके पास क्या पावर है? एक चपरासी उसका बात नहीं मानता है। तो आज पावर जो है ना ये लोग सेंट्रलाइज कर लिया है। मलाईदार विभाग देखिएगा तो उनके जो कोर वोटर है उनके पास है। ऐसे ऐसे विभाग है जहाँ पे
वो काम नहीं कर सकता है। मुकेश सहनी जी, आप तो क्या लो हमको देखिए बदलाव के लिए चाहिए, कहाँ हम काम कर रहे हैं। हम अपने सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए नहीं, हमने इतना अपनी जिंदगी में कर लिया कि हम बैठ के 7 पीढ़ी खा सकते हैं। इतना ऊपर वाला ने हमने पैसा, मतलब आपके पास इतना है कि आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं? हाँ, किसी के कंधे पे पैर रख के हमें आगे नहीं बढ़ना है। हम उनको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक साथ आगे बढ़े, ऐसा हम राज चाहते हैं। आज क्या है बताइए ना, सरकार का काम क्या है? अच्छा काम करना, और वो अच्छा काम के आधार पे वोट लेना। 20 साल से आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको 10,000 रुपया जरूरी बांटना पड़ रहा है, तो मतलब आपने क्या काम किया भाई? अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि हम बांटे थोड़े हैं, उसका हिसाब लेंगे, उसके हिसाब से हम आपको आगे का लोन देंगे। ये 20 साल में आपने नहीं किया। आनंद फानन में आपको चुनाव से 15 दिन पहले याद आता है कि हम 2 लाख रुपया का योजना लाते, 10,000 रुपया एडवांस में बांट देते। ऐसा कोई दुनिया में कोई स्कीम बनाया क्या? आज यही अनाउंस करते, तेजस्वी कर रहे थे 30,000 दे देंगे। हमारा विजन है, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जो सरकार में है वो ये नहीं कह सकता कि हम ये करेंगे, वो करो। नहीं, 2 लाख करना चाहिए ना, और समय रहते करने। 20 साल आप सत्ता में है ना भाई। हम तो आएंगे तो हम अपना विजन पेश करेंगे कि ये करेंगे, लेकिन जो 20 साल से है आपको काम करके वोट लेना चाहिए था। 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल। इस 20 साल में आपको काम के आधार पर कि काम के आधार पर वोट मिला है, केवल 10,000 का ये कमाल है। चुनाव में काम के आधार पर वोट नहीं मिला है। 10,000 से ऐसा रिजल्ट हो गया, एक तरफा चुनाव हो गया। जाके सर्वे कर लीजिए, 75% से अधिक महिला सिर्फ पैसे के लिए वोट किया है। आप सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, गठबंधन के नेताओं के घर वाले भी जाकर कर दिए नीतीश के लिए वोट। जी हाँ, कुछ महिला जो है, खास करके हमारे अपने जो वोटर है, जो प्योर हमारे अपने वोटर है, जो हम ही को वोट दे सकते थे, लेकिन 10,000 और 2 लाख रुपए आगे मिलेगा, इस उम्मीद से वोट उन्होंने किया। हम लोगों ने सर्वे किया है जिसमें ये दिखा है कि हमारे अपने भी वोटर, जो गठबंधन का जो जिसको हम कोर वोट मानेंगे, वो वोट हमको मिलना चाहिए था। जो हमको नहीं मिल के उनको मिल गया, तो हमारे लिए तो डबल का नुकसान हो गया। मतलब मुकेश सहनी कह रहे हैं ना कि जनता पैसे पे बिकी है। नहीं, जनता पैसे पे बिकी नहीं है, इसको उस तरीके से नहीं देखेंगे। एक लोभ पर सरकार ने, लालच पे सरकार ने बोला कि हम 10,000 अभी दे रहे, 2 लाख और देंगे। और राज्य में देखिए बहुत गरीबी है। अब हमारे राज्य में ये हाल है कि 4 किलो चावल के लिए लोग लाइन लगा रहा है, उसी को विकास मान रहा है। आज हमारे राज्य में ये हाल है कि एक बेटा अपने माँ को, पिता को 500 रुपया नहीं देता है, और वो माता बहन का, माँ का, दादी का, माता का कहना है कि जब मेरा बेटा 500 रुपया नहीं दे रहा है, नीतीश जी 1100 दे रहा है, तो हम उसी को वोट देंगे। हमारा राज्य में बेटा इतना नाकाम हो चुका है कि अपने माँ को 500 रुपया नहीं देता है। मतलब ये हालत है कि हमारे राज्य के युवा के पास ऐसे लोग हैं हमारे राज्य में, वो खुद लाचार है, वो अब खुद अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो कभी इस तरह का अनाउंसमेंट किया भी नहीं किसी चुनाव में, पहली बार किया है। और मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट भी तेजस्वी को जाता है, जिन्होंने मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को इस तरह के अनाउंसमेंट के लिए। देखिए, ये उनको करना था। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाकर वहाँ पे सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी, और झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने ये योजना लाकर वहाँ पे सरकार बचा ली और सरकार बना लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये योजना लाना ही था। लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा कि माँ बहन मान योजना लाएंगे, तो इस पर भी मंथन हुआ कि 1100 बांटेंगे, 1500 बांटेंगे। फिर धीरे धीरे हो गया कि ये नहीं करके, क्योंकि लोग कहेंगे कि कॉपी कर लिया। उन्होंने एक नया योजना ले आए आनन फानन में ठीक 10 दिन पहले, और वो ये योजना लाया कि महिला को 2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपया हम लोग देंगे, जिसमें 10,000 रुपया एडवांस में देते हैं और 2 लाख रुपया रिवीजन के बाद देंगे। तो ये योजना आनंद फानन में लाया। उसके पास भी डाटाबेस नहीं था, ना पैसा देने का सोर्सेस था, ना तरीका था। तो सरकार के पास दूसरा फंड था, वो पैसा लोन वाला फंड था, वो आपदा के लिए जो पैसा रखा था वो पैसा बांट दिया। उसके बाद भी उनके पास डाटाबेस नहीं था, लोग को दे नहीं सकते थे। 30 लाख लोग, महिला को इसी पैसा जाता। तो ऐसे जगह पे इन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग से परमिशन ले लिया कि भाई हम चुनाव के बीच में पैसा देंगे। लोग नाम भर रहा है, पेपर भर रहा है, और वो नाम डेट बाय डेट जैसे जैसे लोगों का नाम आ रहा है सूची, वैसे वैसे पैसा दे रहा है। भाई क्या आंधी आ रहा था क्या, तूफान आ रहा था क्या? ये पैसा नहीं जाता तो क्या लोग बर्बाद हो जाता क्या? भाई ये तो तुम चुनाव के बाद भी आप योजना लाए हो, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद भी पैसा दे सकते हो। बीच चुनाव में पैसा देना, आपने चुनाव के दौरान क्यों नहीं हंगामा किया, क्यों नहीं चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन किया, धरना दिया, क्यों नहीं बाइकआउट कर दिया चुनाव का? देखिए, हमने सोचा कि हम अगर इसमें, क्योंकि
को होता ना कि कबाब में हड्डी। अगर बिहार की जनता को, माता बहन को अगर कोई पैसा मिल रहा है तो भला हम क्यों विरोध करें? हाँ, तब आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अब विरोध अभी भी नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी उस माता, कारण तो उसी को बता रहे हैं ना। अरे हुआ ठीक है, लेकिन आज भी हम उस जीविका दीदी के साथ खड़े हैं। और इस सरकार को आपके माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर आप अपनी पॉलिसी सही कर लीजिए। जो आपने घोषणा किया कि 2,10,000 रुपया देंगे, जिसमें 10,000 आपने दे दिया है, और 2 लाख रुपया हर किसी माता खाता में आप पहुंचाइए। नहीं पहुंचाइएगा तो उनके साथ खड़ा हम होंगे और आपका ईंट से ईंट बजाएंगे। 3 महीने के अंदर में हम लोग रोड पे उतरेंगे। और ये सरकार सुनिश्चित करना पड़ेगा, सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं। अगर वो वाकई में पैसा देना चाहता था तो 2,10,000 दे। अगर नहीं देंगे तो यह स्पष्ट होगा कि सिर्फ वोट लेने के लिए 10,000 रुपया दिया गया और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। सब लोग को जेल में भेजेंगे। आज नहीं भेजेंगे, 5 साल के बाद भेजेंगे। अभी भी उम्मीद है कि आपकी सरकार बनेगी। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई, जब ये लोग आज है तब ना वो जीत रहा है, कल रहबे नहीं करेंगे। भाई देखिए, हमसे लड़ने के लिए भी तो लोग रहना चाहिए। नीतीश जी, आपको लगता है कि अगला 5 साल 2030 में जब चुनाव होंगे तो क्या नीतीश जी हमसे लड़ने लायक रहेंगे? क्या नीतीश जी की पार्टी तो रहेगी, बीजेपी भी तो रहेगी। नीतीश जी की पार्टी रहेगी, कितना रहेगी वो आपको भी पता है। आज ही नहीं है नीतीश जी की पार्टी। आज ही अगर अभी गए, आज अमित शाह जी से मिले हैं नीतीश जी, अगर वहां से अगर रिलीफ नहीं मिले, पैसा ना मिले तो अगले महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा बिहार में बहुत सारे लोगों को। आज भी गए हैं वहां पे, और अभी वहाँ दिल्ली वाले बैठे हैं, आओ हमारा तेल लगाओ। नीतीश जी तो बीजेपी से मांग सकते हैं, केंद्र में जाकर मांग सकते हैं। तेजस्वी जी की सरकार बनती तो 30,000 रुपया देने के लिए पैसा कहाँ से लाते? पैसा माई बहन योजना वाला जो देखिए, मोदी जी भी कोई खैरात नहीं देंगे। देखिए क्या होता है, जब दोनों सरकार होता है, कोई देखिए भारत सरकार को खैरात किसी को नहीं देने वाले। कभी कभी क्या होता है, दोनों जगह अपनी सरकार अगर है तो बेगर यूसी का भी पैसा आ जाएगा, यानी कि बेगर बिल जमा किए हुए पेमेंट आ जाएगा। नहीं तो अगर उधर मान लीजिए कि दूसरा सरकार है तो फिर वो अटकाएंगे कि पहले आप यूसी सर्टिफिकेट जमा करो, जो पैसा आपने लिया है वो कहाँ खर्चा किए उसका हिसाब दो, फिर हम नेक्स्ट पैसा देंगे। पैसा तो हमारा ही पैसा देने वाला है। अभी क्या है, डबल इंजन का सरकार होने से ये सहूलियत होता है कि अगर हाथ पांव जोड़ेंगे वहाँ पे जाके तो वो बोलेगा ठीक है, इनका कितना पैसा बाकी है, तो सर 20,000 करोड़ देना है, तो ठीक है 15,000 करोड़ रिलीज कर दो। क्योंकि हम मंत्री थे तो हमारे विभाग में भी पैसा रोक दिया गया था। तो गिरिराज जी उस समय मंत्री थे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का, तो हमने फ़ोन किया, भाई अरे भाई पैसा लेकर हम थोड़े विदेश भाग रहे हैं, अब पैसा हमको थोड़े दे रहे हो, विभाग को दोगे। अब हाँ ये बात है कि विभाग का कुछ यूसी सर्टिफिकेट देना था 200-250 करोड़ रुपया का, तो उसमें डिले हो रहा था। विभाग बोला सर 15-20 दिन 1 महीने में हम लोग दे देंगे, पेमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग मेहनत कर ही रहे। तो हमने बात किया गिरिराज जी से, तो उन्होंने अपने विभाग को बोला कि नहीं ठीक है, वो पैसा हिसाब भेज देंगे, 15-20 दिन में आप पेमेंट भेज दो, तो भेजते। बाकी जैसे बंगाल है, तो बंगाल में बगैर यूसी सर्टिफिकेट लिए पैसा नहीं भेजता तो क्या बंगाल नहीं चल रहा है? चल रहा है। किसी के रहमो करम पे कोई नहीं चलता। ये है कि जब दोनों जगह है तो संबंध होना। सरकार हो तो सहूलियत होती है, और लोगों को भी लगा होगा कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो। कोई नीतीश जी को जेब में नहीं दे रहे हैं या सम्राट जी के जेब में नहीं दे रहे, बिहार सरकार को पैसा दे रहे हैं। अब बिहार सरकार का जो शेयर है पेट्रोल का के जरिए जो टैक्स आना है या वैट आना है, तो वही पैसा हमको देंगे, कोई अलग से पैसा नहीं देंगे। यही है, 15-20 दिन लेट होगा। अच्छा ठीक है मुकेश सहनी जी, अब लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का जो राजनीतिक करियर है अब खत्म हो गया है, अब चुनाव ना जीत रहे हैं ना जितवा रहे हैं। लोग को क्या हमको सुनना है, हमको अपने काम पे विश्वास है। हमारे पास तो हमको पता है कि हमारे पास क्या ताकत है। लोग ना हमको खाने के लिए दे रहा है और ना ही लोग हमको पीने के लिए दे रहा है। ठीक है, हम खुद अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। आपके छोटे भाई यूरोप चले गए हैं, बताइए। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तेजस्वी कहाँ गायब है, भतीजा कहाँ है मेरा। बताइए, हारने के बाद उनको बैठना चाहिए था, अपने पार्टी को और ताकत देना चाहिए था, मोटिवेट करना चाहिए था। यूरोप घूम रहे, हमको लगता है कि पहले ही प्लान कर लिए होंगे, नहीं आप लोग की जीतने वाले हैं, कि हम लोग जीतने वाले हैं, तो फिर पहले ही प्लान कर लिए होंगे यूरोप घुमा के लाएंगे। नहीं देखिए, जो व्यक्ति सालों साल दिन रात एक करके मेहनत करे, आप देखिएगा तो तेजस्वी जी को 2023 से लगातार, क्योंकि 24 का चुनाव था, 23 से लेकर लगातार 25 तक लगातार 2-3 साल तक मजबूती से काम उन्होंने किया। और उसके बाद परिस्थिति सरकार नहीं बना है, तो कोई व्यक्ति अपने परिवार को, बच्चे को अगर टाइम दे तो कोई गुनाह है क्या? नहीं। फिर तो अगर चुनाव हारने के बाद डायरेक्ट सर नहीं जा सकता। अभी मान लीजिए सर पे कितना प्रेशर है,
कितना परेशानी है, प्रेशर है, चीज़ें हैं, तो उसको भी आखिर हमको प्रेशर को दूर करके फिर मजबूती से लड़ने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना। आप कहाँ फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं? आपको भी तो चाहिए ना, इतना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं घूमने? अभी कोई प्लान नहीं किए हैं, अभी तो हम बीवी बच्चे से बॉम्बे में जाते रहते हैं, और अभी जब तक तेजस्वी जी नहीं है तो हम चाहते हैं कि बिहार में रहें। तो बॉम्बे तो आपके लिए गांव हो गया, आपका घर है वहाँ। आप कहाँ फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं बताइए? तो बताने में क्या है, अचानक से एयरपोर्ट पे पकड़ाइएगा ना महाराज। नहीं, अभी जब जाएंगे तो आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, और जाएंगे। जाएंगे। हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मेरी जिंदगी पे हमारे परिवार का भी हक है, और इस राज्य का हर एक नागरिक का अधिकार है, तो हम सबके लिए हम काम करेंगे। कोई एक व्यक्ति के लिए हमारे पास कोई छुआछूत नहीं है, सबके लिए हम लोग हैं। अच्छा मुकेश सहनी जी, कांग्रेस बहुत तल्ख तेवर दिखा रहा है, बोल रहा है कि आरजेडी की वजह से हम हार गए, मुकेश सहनी की वजह से हार गए, और कहीं ना कहीं राजेश राम ये कहते दिखे कि हमारा चुनावी गठबंधन था, आगे होगा कि नहीं होगा इसको हम देखेंगे। तो ठीक क्या है, कांग्रेस अब अलग रहने वाला है? अब देखिए ऐसा कोई हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये महागठबंधन में सबको आज़ादी है, सब अपनी अपनी बात रख रहा है, जिनको जो उचित लग रहा है। ये है कि कुछ है गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जनता के बीच में रखना चाहिए। अब जिनको जो सूट करता है, क्योंकि सब तो चुनाव हार गए हैं, तो कुछ लोगों को टीआरपी भी चाहिए, तो पब्लिक में रहना है, तो कुछ कुछ बोल के भी कोई चेहरा चमकाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ होता है कि काम करना है, अगर कोई गलती हुआ तो उसको ठीक करना है, ठीक है। तो दो तरह के नेता हैं हमारे गठबंधन में, कि कुछ लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को मार्केट में बने रहने के लिए कुछ चीज़ बोल रहे हैं, और कुछ चीज़ है जो उसको ठीक करना है। तो बोलने से तो ठीक होगा नहीं, करने से ठीक होगा। तो लोग, बहुत सारे गठबंधन में नेता ऐसे हैं जो काम ठीक कर रहे हैं और ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, जो गलती हुआ है उसको सुधारेंगे, और कुछ लोग हैं अपना बोल रहे हैं, तो आज़ादी है। कांग्रेस का आरजेडी से मोह भंग हो गया है मुकेश जी, जैसी बातें आ रही हैं सामने, आपका मोह भंग हुआ है कि नहीं? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भाजपा से लड़ना है तो इंडिया गठबंधन को यूनाइट रहना पड़ेगा, और जितना शक्ति के साथ आज हैं इससे अधिक कर रहना पड़ेगा। इस शक्ति से तो हम जीत नहीं पाए, 8% वोट से हम पीछे रह गए। अब इससे ज़्यादा शक्ति, इससे ज़्यादा बेहतर विचार, इससे ज़्यादा मेहनत के साथ हम उनसे लड़कर जीत पाएंगे। ये तो आज स्पष्ट हो गया ना कि हमारी इतनी तैयारी पे पानी फिर गया, और उनकी तैयारी मजबूत रहा, और वो चुनाव जीते हैं। तो यहाँ पर किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है तो सब स्वतंत्र हैं, बट गठबंधन का साइज जो आज है, इससे भी बड़ा साइज बनाने की आवश्यकता है, और जितना काम अभी कर रहे हैं गठबंधन के सभी नेता, उससे और भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है, तो ही हम एनडीए को हरा पाएंगे। गठबंधन और बड़ा तो तभी होगा जब जीतन राम मांझी आ जाए आपके साथ, चिराग पासवान आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा आ जाए। विचार तो हम लोग का स्पष्ट है, हम गांधी को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। तो इस विचार को जो लोग मान सकता है, उस सब के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। और एक तरफ जो विचार है, हॉस्पिटल नहीं बनाना है लेकिन मंदिर बनाना है, स्कूल नहीं बनाना है, मंदिर बनाना है, गरीब पिछड़ा के साथ शोषण करना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उनको शोषण करना है, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना है, उनको बर्बाद करना है, डराना है, धमकाना है, इस देश के जो व्यवस्था है उनको अपने जेब में रख लेना है। जैसे पहले 2000 साल पहले भी इंसान को पशु जैसे मानता था, उसी तरीके से आज भी मानने का विचार है। तो अभी जो लोग हैं उनको डिसाइड करना है कि उधर कैसे रहना है, और उनको वहाँ रहना तो वो रह रहे हैं। आज हम दावे के साथ कहते हैं कि चिराग पासवान जी हो, या जीतन राम मांझी जी हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, या नीतीश कुमार जी है, वहाँ पे जरूर है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, ना विचार के साथ है। अभी उम्मीद है कि नीतीश जी आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी। भाई देखिए, अंदर आत्मा तो कभी भी जग सकता है, और नीतीश जी को तो इसमें तो माहिर है, कभी भी जग सकता है। लेकिन अभी नीतीश जी मतलब राजनीतिक रूप से, भगवान करे स्वस्थ रहे, लंबा आयु रहे, अभी नीतीश कुमार जी का चैप्टर क्लोज है। अभी नीतीश जी के भी कंट्रोल में इस पार्टी नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, और आप सबको मालूम है संजय झा जी का पाठशाला भारतीय जनता पार्टी रहा है, और नीतीश जी जानबूझ के उसको बना के रखा ताकि बीजेपी वाले को लगे भाई मेरा ही आदमी तो है, तो पूरा पार्टी
हजम करने से अच्छा है कि हमारे लोग हैं, परसेप्शन भी नहीं खराब होगा। क्योंकि नीतीश जी को आज की तारीख में अगर उनके साथ गलत करेंगे तो एक वोट उनके साथ है जो बीजेपी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो नीतीश जी, अब बीजेपी नहीं चाहेगा कि नीतीश जी को अभी परेशान करे। हैप्पी वाइंड अप करवाएंगे नीतीश जी से, मतलब प्यार मोहब्बत से उनका सारा संपत्ति अपने नाम कर लेंगे, और कर लिए हैं आधा। जितने भी अगर उनके आज देखिएगा जेडीयू में जो टॉप पे है वो सब बीजेपी से अंदर अंदर अलाइन हो गए, और जो लोग नहीं हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। वोटर भी अगर नीतीश जी का अलाइन हो गया बीजेपी के साथ, तब आप कैसे, कब जीतिएगा, कैसे सरकार बनेगी? कभी नहीं हो सकता है। कुछ होगा, 100% नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए नीतीश जी के पास 10% का ताकत है तो नीतीश जी के विचार के साथ है। नीतीश जी अपने फायदे के लिए विचार में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो वोटर नहीं करेगा। नीतीश जी वहाँ है करके वो वोटर उनके साथ है। लेकिन अगर नीतीश जी का कल अगर राजनीति अगर अपने आप को रिटायरमेंट ले लेते हैं, घर बैठ जाएंगे, तो इसमें से जो वोटर है, जो वो विचार है, बहुजन का विचार है, उसमें से 2-3% ऐसे होंगे जो पावर के साथ जाएंगे। लेकिन 6-7% वोट है ना, वो लालू जी के विचार के साथ आएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार के साथ आएंगे, कर्पूरी जी के विचार के साथ आएंगे, महात्मा गांधी जी के विचार के साथ आएंगे। ठीक है, तो मैन है विचार। देखिए, जो भी चीज़ आदमी कब तक जिंदा है, विचार। अच्छा मुकेश सहनी जी, आपका जैसे पूरा प्लान डन था ऑलमोस्ट पार्टी में भी कि डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, क्या दो काम करने का मन बनाए थे कि डिप्टी सीएम बनते ही मुकेश सहनी दो काम, अब बता दीजिए, एटलीस्ट पता तो हो कि मुकेश सहनी का ब्लूप्रिंट क्या था। छोड़िए ना, अभी 5 साल के बाद इस पे बात कीजिएगा, जब फिर बनेंगे तब। ठीक है, अभी तो हो गया ना, बनना था, नहीं बने। अब नहीं बने तो अभी क्या बात करेंगे। अभी भी बीजेपी में जाइएगा, मतलब बिल्कुल नहीं जाइएगा, एनडीए में नहीं जाइएगा? बिल्कुल नहीं, अगर कुछ ऑफर मिले? बिल्कुल नहीं भाई, क्यों ऑफर मिले? ऑफर तो मिलवे करता है उनका, वो हमारे लिए क्या, सबके लिए है। नहीं, आपके लिए आप ज्यादा प्रिय हैं मुकेश जी, आपके लिए ज्यादा। ना हमको ऑफर नहीं चाहिए। जो ऑफर लेने लायक होता है उनको भाजपा का हमेशा 365 दिन ऑफर होता है, जो लेने लायक होता है। अब जो लेने लायक नहीं है तो उसको क्या ही भाजपा ऑफर दे, उसको अपने शरीर का मैल ना दे तो ऑफर क्या देंगे। ठीक इस बार ऑफर क्या मिला था वो तो बता दीजिए, अब चुनाव खत्म हो गया है महाराज, अब तो बता दीजिए। लेकिन आपको रिलेशनवार भी रखना है बीजेपी के साथ और बोलना भी है, मतलब क्या है, बता दीजिए ऑफरवा क्या मिला। उनसे रिलेशन रखना है, रिलेशन रखना हो तो सुने कि सबसे अच्छे गुड टर्म्स में आप ही हैं। नहीं, देखिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनसे अच्छे जान पहचान है, अच्छे बातचीत होता है। अभी भी राज्य के हित में किसी नागरिक का कुछ काम होता है तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जिसको हम फ़ोन करते हैं, और वो रिस्पेक्ट के साथ शायद अगर उनको काम करने लायक होता तो ज़रूर करते हैं भी हैं, ऐसा नहीं है। तो राजनीति में देखिए हमारा उनसे कोई पर्सनल तो लड़ाई नहीं है, वो हमारे बिहार के नागरिक हैं, हमारे अपने भाई हैं। हम हमारे विचार से हम अलग हैं ना, वो हमारे ज़मीन हड़प लिया ना मैं उनका ज़मीन हड़प लिया हूँ, तो मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आज जो पावर में है उनसे हमारी लड़ाई है, कल वो नहीं रहेंगे तो उनसे हमारी लड़ाई नहीं रहेगा। बहुत अहम सवाल हो जाता है कि अब कांग्रेस की बैठक हुई दिल्ली में राहुल गांधी खड़गे जी के साथ, ज़्यादातर कांग्रेसियों का कहना था कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस अगर वाकई अकेले चुनाव में उतरती है तो फिर महागठबंधन का क्या भविष्य रह जाएगा? देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और सब पार्टी में, हमारे पार्टी में भी बोलते हैं, बोलने वाला बोलते हैं सर यहाँ नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, 243 लड़ लेना चाहिए, सब लोग सब तरह की बात बोलते हैं। लेकिन एंड ऑफ द जाके लीडर को सोचना होता है, और लीडर हमेशा सही निर्णय लेते हैं। हमने कहा ना, अभी इतना बड़ा इंडिया ब्लॉक है, उसके बाद भी हम हार रहे हैं, और ये ब्लॉक टूटेगा तो निश्चित हारेंगे। इस ब्लॉक को ठीक करना हर किसी का जवाबदेही है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे पार्टी के नेता हो, हमारे लीडर हो, मतलब इस गठबंधन के सभी, चाहे वो तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, दीपंकर जी हो, सभी को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक करेंगे तो शायद हम जीत सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ठीक नहीं करके और सब अलग अलग रास्ते पे चलेंगे तो चलने के लिए तो सब चल सकते हैं, लेकिन 2000% सत्य है कि हारना तय है। ठीक है, तो ये बात तो लीडर को पता है। लोग अपने जोश में कुछ भी कहते हैं। बहुत ऐसे लोगों को खाली नाम के लिए चुनाव लड़ना है तो कहेंगे सर 243 जगह लड़ लीजिए। राहुल गांधी तो बहुत, उनका और आपके बीच में बहुत एक अलग तरह की केमिस्ट्री दिख रही थी। राहुल गांधी एकदम छोटे भाई की तरह आपने दाएं बाएं आपको खड़ा रखते थे, और वही उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आपको हार के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए अब सब आदमी की आज़ादी है। हमने कहा ना, कुछ नेता जो है टीवी मीडिया में
उनको अच्छा लगता है बोलने में। अगर उनके पास इतना ही ज्ञान था तो चुनाव से पहले बोलना चाहिए था। अगर चुनाव से पहले नहीं बोले तो मतलब कोई ज्ञान नहीं था। वो इतना बड़ा नेता अगर हैं तो ज्ञान देना चाहिए था कि सर मुकेश सहनी के नाम पे दिक्कत होगा, नुकसान होगा, ये नहीं करें। या वो बात कर ले कि राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी से बड़ा हो गए हैं, क्योंकि ये डिसीजन मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, ये डिसीजन तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और दीपंकर जी का है, और भी गठबंधन के नेता थे उनका है, ठीक है। लेकिन टॉप लेवल पे देखा जाए तो 3 नेता तो हैं ही कि इनके बगैर कंसल्ट का तो हुआ नहीं है। अब वो आदमी का अगर समीक्षा अगर ऐसा है तो वो इस तीनों नेता से बड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि मजबूर कर दिया मुकेश सहनी ने, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते थे और वो डिप्टी सीएम। बोल दिए थे कि बनाइए नहीं तो हार जाइएगा। ठीक है, देखिए अभी सब लोगों के ऊपर देखिए उनके बारे में क्या ही टिप्पणी करना है। पूरा बच रहा है, लेकिन मुकेश सहनी जी पूरा बच रहे हैं। खाली हमरे चैनल में बचते हैं, दूसर का चैनल में आप गरमाते हैं, खाली हमरे चैनल में बचते हैं। हमको लड़ाई लड़के जीतना है, लड़ना नहीं है हमारे अपने लोगों से। अगर मान ले हमारे अपने लोग कहीं गलती भी बोल दिया तो हमको उससे लड़ना थोड़े है, उनको समझाना है। आपका अगर बस चले तो लड़वा दीजिएगा, लेकिन हम लड़ेंगे थोड़े। वो हमारे गठबंधन के नेता है और हम चाहेंगे कि सही रास्ते पे चले। अच्छा, प्रशांत किशोर भी सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं। कहाँ प्रशांत किशोर को आरजेडी वाले बोल रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे, कांग्रेस वाले बोल रहे थे। आप खाली एक तारीफ किए थे, हमको याद है हमारे चैनल पे आकर। अब प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग हो रहा है, क्या प्रशांत किशोर के साथ कैसे ठीक रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पे ठीक रहेगा, बहुत अच्छा होगा। हमने कहा ना गठबंधन का साइज बड़ा करने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर एक अच्छे समझदार व्यक्ति है, भले चुनाव में उनका रिजल्ट जो भी हो, बट उन्होंने देश में साबित किया है, हिंदुस्तान में, कि एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं और उनसे लोगों ने सलाह राय विचार लेकर बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। अगर वो इंडिया ब्लॉक के लिए अगर काम करते, चाहे वो राहुल गांधी जी के द्वारा हो या जैसे भी हो, तो गठबंधन का फायदा होगा, नुकसान तो होना नहीं है। प्रशांत किशोर से आपका पर्सनल कोई कांटेक्ट या बातचीत है? हाँ, होता है। होता है, अब आप कांटेक्ट कहेंगे कि आप आ जाइए महागठबंधन के साथ अकेले? अब तो अकेले तो देख लिए, नहीं कुछ हुआ। हमारे अच्छे संबंध है, बातचीत होता है। अब देखिए वो इतना हम में ये नहीं है ताकत कि उनको राय विचार दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, खुद समझदार हैं। कभी कहीं ऐसे भंवर में अगर हम फंसते हैं तो हम प्रशांत जी से राय लेते हैं, करते हैं हम अपना ही काम, लेकिन एक व्यू लेते हैं उनसे। हम किसी का भरोसा अभी भी है प्रशांत किशोर की समझ पर ना? हाँ, 100%। अगर कहीं ऐसे भंवर में हो कि लगता है कि यहाँ रास्ता क्या होना चाहिए, तो ऐसे मित्र बस हम चर्चा करते हैं। बाकी कुछ बात तो जरूर अपना व्यू रखते हैं, उस व्यू को मानना या नहीं मानना वो मेरा काम है। बट हम जजमेंट लेने के लिए जरूर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते हैं, किए हैं, और निर्णय तो हमको लेना रहता है। और हमने कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि उनकी बात को माना भी है, बहुत बार ऐसा है कि नहीं भी माना है, लेकिन हमारे इस तरीके से बात होता है। तो सवाल यह है कि वो खुद बहुत अच्छे समझदार हैं, उनको मालूम है कि कैसे हमको काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और अच्छा निर्णय हमको लगता है कि आने वाला चुनाव के लिए, देश के लिए वो अच्छा निर्णय लेंगे। लग रहा है कि पहले से आपको पता था ये बात, बस आप बताए नहीं थे। क्या? प्रशांत किशोर वाला बात नहीं, कि आने वाले हैं आप लोग के साथ, अब इतना इतना नहीं, सिचुएशन है ना, सिचुएशन दिख रहा है ना। प्रशांत जी, सर ये बताइए, आप प्रशांत जी को अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे अगर देखिए, प्रशांत जी जैसे 2022-23 में बैटिंग कर रहा था इंडिया ब्लॉक के लिए, 23 में बैटिंग कर रहा था, अगर उस समय में बैटिंग में अगर संबंध बन जाता तो निश्चित तौर पे देश में बदलाव हो जाता। जो 240 पे आके मोदी जी रुके हैं वो 200 पे आ जाते। इतना तो प्रशांत किशोर जी में था कि वो 200 पे ला देते और इंडिया ब्लॉक का सरकार बन जाते। और आज जितना बड़ा ताकत अमित शाह जी के पास है, शायद उतना बड़ा ताकत प्रशांत किशोर जी के पास होता। तो कुछ तो गलती हुआ प्रशांत जी को बीच में और राहुल जी के बीच में, जो संबंध नहीं बन पाया। मतलब काम तो कर ही रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ तो बात हुआ होगा जिससे दोनों वो डील पे बात बिगड़ गया। अगर बात बन जाता तो उस समय में सरकार भी बन जाता और आज बहुत बड़ा पावर प्रशांत किशोर के पास होता। लेकिन उससे नुकसान राहुल गांधी जी के हुआ, इंडिया ब्लॉक का भी हुआ, और उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान प्रशांत जी का हुआ। 3 साल में बिहार के जितने भी नेता हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो या तेजस्वी जी हो या जितने भी नेता हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत किया है
पिछले 3 साल में तो सबसे ज़्यादा मेहनत प्रशांत किशोर जी ने किया। सबसे ज़्यादा अगर पैसा कोई खर्चा किया है तो प्रशांत किशोर जी ने किया है, लेकिन रिजल्ट जीरो हुआ। तो आज जरूर वो समीक्षा अगर करेंगे तो उन्होंने देखा सोचा होगा कि हम जो मेरा नाम था, फेम था, इज्जत था, उस पर भी बट्टा लग गया। क्योंकि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 3.5% वोट आएगा। हम हमेशा कल्पना करते थे कि कितना भी कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, वो 6+ % वो वोट लाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना था कि 6+ ही वोट लाएंगे, क्योंकि 243 लड़ रहे हैं। जब चिराग पासवान जी भी पूरे बिहार में आधे सीट पर लड़के 5% वोट ला सकते हैं, तो प्रशांत किशोर जी हर हाल में 6% से लेकर 12% के बीच में वोट आएंगे। चुनाव जीतेंगे कितना वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वोट मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 का हम सोच रखते थे, लेकिन 3.5 पे आ गए। हम नहीं, जब विरोध में हम थे, हम तो उनके सपोर्ट में नहीं थे, हम विरोध में थे, तो हम ये नहीं सोचते थे कि वो 3.5 आएंगे, तो 3.5 आए हैं तो अभी तो उनको रिवाइज करना है। एक बार उनका मुट्ठी बंद था तो वो बहुत कुछ कर सकते थे अकेले, आज तो मुट्ठी खुल चुका है। अब 3.5% वोट जिनके पास आया हो, अगली बार 2030 के लिए वो क्या कर लेंगे? 7 ले आएंगे, 14 ले आएंगे, तो भी तो काम तो होना नहीं है। तो उनको हर हाल में अपने जो पॉलिसी है उसको बदलना पड़ेगा। तो उनके अभी भी आने से आपको उम्मीद है कि अभी भी वो आएंगे तो मोदी की सरकार की विदाई हो सकती है, अभी भी वो आएंगे तो यूपीए की सरकार बन सकती है? प्रशांत किशोर, देखिए, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि वो आएंगे तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। अब कितना मजबूत होंगे ये आज दावा करना उचित नहीं होगा। हाँ, कल अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी सरकार नहीं बनाएंगे। आज देश में जिस तरीके से जंगल पहाड़ सबको बेचा जा रहा है, जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है, हमको नहीं लगता कि कल देश में अगर चुनाव होता तो मोदी जी आ सकते हैं। ठीक है, बट अभी 3.5 साल बचा है, 3 साल। हर जगह तो जीत ही रहे हैं जी। महाराष्ट्र का रिजल्ट देख लीजिए, अब देख लीजिए। देखिए 2 तरह से जीत होता है। एक, यहाँ से दौड़िए और यहाँ तक पहुंचिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर पहुंचिए, तो वो फेयर चुनाव जीत होता है। एक आदमी यहाँ खड़ा और एक आदमी यहाँ खड़ा हो और दौड़ लग गया, तो ऑफकोर्स ये आदमी तो यहाँ पहुंचेंगे ही, और इसको तो यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा ही। तो अब वहाँ मान लीजिए कि अभी देश में जो चुनाव होता है, चुनाव आयोग अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, हम वोट लाएंगे और वो किसी को पेटी में 5 लाख वोट यूं ही डाल दे, तो निश्चित तौर पे वो जीत होगा। तो अभी ये तो देश की जनता को सोचना है कि अगर देश में अगर फेयर चुनाव हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर देश में फेयर चुनाव नहीं हो रहा है तो देश के लिए तो उस जनता को खड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ नेता को खड़ा होने से नहीं होगा। हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं तो जनता को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ बात कह रहे हैं तो जनता इस बात को समझे, अगर सही है तो फिर खड़ा होना चाहिए। साबित कहाँ कर पा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? साबित ये आप इस बात से इनकार कीजिएगा, एक आदमी अपने निधि से पुल बना देता है और जैसे आचार संहिता लगता है तो आप उसको उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। ये है ना, देश में आचार संहिता का मतलब यही है ना। आप ये बताइए कि आपका आचार संहिता के बीच में आप किसी को लाभ पैसा पहुंचाइएगा, खाते में पैसा पहुंचाइएगा? ये अगर सही है तो ठीक है, सही है। क्यों चुनाव लड़े? जब इतना घोर उल्लंघन है तो आपको बाइकआउट कर देना चाहिए था। कैसे बैकआउट करेंगे? तो आसानी से जीत जाएंगे भाई। अगर हमारे बैकआउट करने से, अगर कल संविधान में आ जाए कि एज ए इंडिया ब्लॉक विपक्ष का जो नेता है अगर वो बैकआउट करता है तो देश में चुनाव रुक जाए, तो हम बैकआउट करने के लिए तैयार है। हम बैकआउट भी कर देंगे तो और आसानी से जीत जाएंगे, निर्विरोध हो जाएंगे। तो अब यूं तो आसानी से जीत गए। अरे भाई, अभी हमको जनता पे उम्मीद है, जनता एक ना एक दिन जो जागेगा। जब ये हमारे पूर्वज 200 साल पहले लड़ाई लड़ना चालू किया अंग्रेज से, और पौने 200 साल तक लड़ाई लड़कर 1947 में मार के भगा के देश का आज़ादी दिला दिया, तो अब हम तो उससे ज़्यादा समझदार हैं। उतना पेशेंस है आपके पास? उनके पास पेशेंस बहुत था। हमारे पास और क्या काम है? पेशेंस तो है ही, तो हम कौन सा चांद पे जा रहे हैं भाई? हमारे पास काम ही क्या है भाई? जो राजनीति में है उनके पास काम ही क्या है? एक चुनाव हारना, दूसरे चुनाव की तैयारी करना। मैं सर्वे में 2 विधानसभा क्षेत्रों में गया था और आपके मलाह कम्युनिटी से भी मिला था, रैंडम सर्वे किया था, तो सब तो यही कह रहे थे कि जहां मुकेश सहनी वहां निषाद। मतलब कि आपका वोट तो ट्रांसफर हुआ है, फिर भी जीत क्यों नहीं हुई? वोट हमको मिला है 22%।
जो हमारा कोर वोटर है, जो हम तो ऐसे A to Z पे बिलीव करते हैं, हम आप लोग जो कहते हैं उसके अनुकूल कह रहे हैं। हम तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ हैं। हम ये आपके चैनल से हम ये नहीं कह सकते कि कोई जाति हमको वोट नहीं दिया। हम मानते हैं सभी जाति और सभी धर्म के लोग हमको वोट दिया। वो संख्या कुछ कम ज़्यादा जरूर होगा, लेकिन वोट सभी लोगों ने दिया। लेकिन जो आप लोग कहते हैं कि MY, तो हमारा कोर जो वोट है MY, वो इस बार हमको पोलिंग कैपेसिटी हमारे पास 22% हमको मिला है, 21 से 22%, और हमको 38% वोट आया। हमको 16% अधिक वोट आया। MY को अगर छोड़ दीजिएगा तो हमारे पास मतलब 22, 8 और 8 दूना 16, 16% वोट आया। तो 16% कौन वोट है? मेरा ही वोट है। हम जिस जात को कैंडिडेट बनाए उनका कुछ वोट है, कुछ हमारे लेफ्ट के साथी हैं उनका वोट है, उसमें 3% वोट उनका है, कांग्रेस के नाम पे कुछ परसेंटेज वोट है। तो हार के लिए पूरी तरह से MY समीकरण जिम्मेवार है। हम ये नहीं कह सकते। हमारी पॉलिसी जो है वो अच्छा नहीं बन पाया, जिससे हमारा MY बिखर गया। जैसे डिप्टी CM हमने नई घोषणा किया तो इसके लिए बिखर गया। ठीक है, हमारे यादव भाई जो है वो कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं। हर जगह हर सीट पर उन्हीं को विधायक बनना है। हर जगह इतना जगह हम कैंडिडेट बनाने के बाद भी वो चुनाव लड़ ले रहे हैं, ज़बरदस्ती लड़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई यहाँ पे सहयोगी लड़ रहा है, जीत रहा है। अभी जैसे हमने औराई लड़ा तो वहाँ पे भी लड़ गया, 10-12 हज़ार वोट काट लिया। तो इसी तरीके से 260 जगह अगर निर्दलीय लड़ जाए, जिनका मुख्यमंत्री बनना है, जो राज्य में बहुत बड़े संख्या में खास करके यादव भाई पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब तकरीबन राज्य के 30% सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनको 100% जगह लड़ना है। तो 20 साल से सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद भी वो जीतेंगे तो नहीं, हराने के लिए उतर जाते हैं। भाई बिहार में निर्दलीय कितना ही जीत लेगा। तो इस हार के लिए तो यादव ही जिम्मेवार है अब आपके हिसाब से। हम उनको जिम्मेदार नहीं समझाएंगे। बता भी आप ही रहे हैं और मना भी आप ही कर आपको रहे हैं। एक आकलन दे रहे हैं। हम लोग जो समीक्षा किए हैं वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन हम कैसे उनको जिम्मेदार, हम गुनहगार हैं कि उनको टिकट नहीं दिए। हम टिकट देते तो नहीं लड़ता। क्यों यादव को टिकट दे देते? अब उनके हिसाब से तो यही है, उनके हिसाब से तो यही है कि पूरे बिहार में 243 जगह में सुरक्षित सीट छोड़ के सब जगह यादव को टिकट दे देना चाहिए। 30 जगह मुस्लिम बिरादरी को हमने टिकट दिया, उसके बाद भी वो भी नाराज है। ठीक है, और 30 जगह पे लेने के बाद कितनी जगह जीते वो नहीं होता है मैंने। ठीक है, तो ऐसे जगह पे निश्चित तौर पे और भी मिलना चाहिए। तो आगे भी समस्या बनी रहेगी मुकेश सहनी जी, यादव अभियो लड़ेंगे। जब तक ये समस्या बने रहेगी तब तक वो लोग हारते रहे। जब तक ना समझ रहेंगे तो हारते रहो। आप अच्छी तैयारी नहीं करके जाइएगा तो आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, और नहीं लिखिएगा तो फेल होते रहिए। अब हारने के लिए ही लड़िएगा तो हार होगी। हार होगा। और अच्छी तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, 1 साल अच्छा होमवर्क कर लीजिए, और फिर समझ लीजिए कि मेरे ये करने से हमारी खुद की हार होता है, तो फिर वो ना कीजिए। बिल्कुल। चलिए, तो आप सुन रहे थे मुकेश सहनी जी को, बहुत बेबाकी के साथ दिल खोलकर अपनी बात यहाँ पर रखी है। आपको इनके जवाब कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और ये सच है कि इन्होंने अपना कमाल तो दिखाया चुनाव में, लेकिन कमाल नतीजे में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि MY समीकरण ही ध्वस्त हो गया। आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि चुनाव के बाद अब किस तरह से महागठबंधन के नेता अगले चुनाव की तैयारी में जुटे हैं।